कोडिफाई हुए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एटसेट्रा। मतलब ये समझिए कि 1946 तक, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, तब तक ये पूरा प्रोग्रेस हुआ था। अब हम ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 आया कैसे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान किया गया और उस पर काफी डिबेट की गई। ड्राफ्ट में यूसीसी था आर्टिकल 35 में। चर्चा के दौरान मोहम्मद इस्माइल ने इस आर्टिकल 35 में एक प्रोवाइजो ऐड करने को कहा, जो कहता है कि किसी भी ग्रुप, सेक्शन या कम्युनिटी के ऊपर अपना पर्सनल लॉ गिव अप करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कुछ मेंबर्स का कहना था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए और कुछ ने इसे अपोज किया और फाइनली 5:4 की मेजोरिटी से ये डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर रखा जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तब यूसीसी को आर्टिकल 44 में कवर किया गया। इसके बाद एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल होगा ये पूछना कि वो कौन कौन से एरियाज है जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि जब ये पता चलेगा तभी तो यूनिफॉर्म लॉज बना पाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि फिलहाल इंडिया के जो पर्सनल लॉज है वो कितने अलग है। इसमें सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 494, जो ये कहता है कि एक लिविंग स्पाउस के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये एक क्राइम है। इस यूनिफॉर्म लॉ का ना सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो आदमी मुस्लिम है तो वो 4 शादियां कर सकता है। दैट्स एन एक्सेप्शन टू आवर पीनल लॉज। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी ऐसे तो नहीं आ सकती ना कि जिसको जितनी शादियां करना है कर लो, नहीं। प्रोग्रेसिव वर्ल्ड इज मोनोगेमस, तो यूनिफॉर्मिटी भी उसी लाइन आएगी। इसके बाद हिंदू लॉ में इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं